हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल और आपका स्वागत है हमारे इस आज के इस लेक्चर में। और हमारा जो चैप्टर था दैट वाज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, तो इसलिए हमें इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो ये मेरे सामने इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ ब्रास बार इज सब्जेक्टेड टू axial forces as shown in the figure 30. Find the total change in the length of the bar. Take E is equal to 1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो मटेरियल इसने इस्तेमाल किया है दैट मटेरियल इज ब्रास का बना हुआ ये बार है, जिसका आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और फिगर आपको ये सामने नजर आ रही है, ये वेरिंग सेक्शन है, ठीक है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने जो लास्ट टाइम आपको समझाया था, मैंने कहा था आपको कि डिफरेंट फोर्सेज इस पे डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। और जब नंबर ऑफ फोर्सेज किसी बॉडी पे एक्ट करती है तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसकी कैसे बनेगी देखते हैं। ये इसका पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका नाम ए बी है, इसका नाम बी सी है, इसका नाम सी डी है। तो अब सबसे पहले मैं ए बी पार्ट बनाऊंगा, फिर बी सी और फिर सी डी। तो 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये बहुत मेन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि और कुछ भी अलग नहीं है इसका एनालिसिस ऑफ वेरिंग सेक्शन से। ये और बिल्कुल अलग नहीं है, बस इसमें पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है और कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना कितना किस पार्ट में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये समझ आपको आगे। 120 अगर यहाँ जाएगा तो 120 ही यहाँ जाएगा बैलेंस करने के लिए, और ये बाहर था तो ये भी बाहर की तरफ ही है। तो कितना है, वहां पे 220 था, यहाँ पे हमने 120 ले लिया, यानी अभी भी यहाँ पे कितना बचा, 100 बच गया हुआ। तो अब जो दूसरा पार्ट है हमारा बीसी, इसको ध्यान से देख लो। दिस इज योर बीसी। और बीसी में अब इस डायरेक्शन में देखो, कौन सी डायरेक्शन है, अंदर की तरफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन ये है हमारा 100 किलो न्यूटन। अगर ये 100 किलो न्यूटन है तो यहां भी अंदर की तरफ 100 किलो न्यूटन ही आएगा। तो यहाँ पे 260 था जो अंदर की तरफ आ रहा था, उसमें से 100 जो है वो इस पार्ट में चला गया। तो इस वाले में कितना रह जाएगा, इसमें रह जाएगा हमारा 160। तो अगर आप देखो लास्ट में भी बाहर की तरफ 160 ही जा रहा है, तो अपने आप ही वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड हमारा 160 किलो न्यूटन है, इस साइड 160 किलो न्यूटन है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल दोबारा से आप देख लो, जितना ये बाहर जा रहा होता है उतना ही अंदर की तरफ भी आता है, ठीक है। लास्ट में भी जितना बाहर की तरफ जाता है उतना ही अंदर की तरफ आता है, बस ये बीच वाले की प्रॉब्लम होती है। अगर बाहर 120 जा रहा है, इधर 120 जा रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे बचा 100। वो 100 हमने यहाँ पे रख दिया, यानी ये बीच वाले में यहाँ पे अब 100 बचा। अगर ये इस साइड 100 जा रहा है तो इस साइड भी 100 ही आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो 100 किलो न्यूटन आ गया। डायरेक्शन आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है, यहाँ पे 100 जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे 100 जा रहा है, ये इस साइड 160 है, यहाँ पे भी 160 ही बचना चाहिए। तो 260 में से 100 को माइनस किया, 160 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गया। दिस वॉज फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम है। और अब हमें एक एक फ्री बॉडी डायग्राम को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहली सेक्शन हमने ले ली है, दैट इज पार्ट ए बी। अभी हम पहले पार्ट ए बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए बी में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हमने पहला पार्ट ले लिया, दैट इज ए बी। इस साइड 120 जा रही है, इस साइड भी 120 फोर्स जा रही है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका। ये इसका हमें इसने जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है दैट इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। क्रॉस सेक्शन बेसिकली आपके यहाँ से दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन ये पार्ट होता है। इसका सर्कुलर है, इसका जो है
वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 40 इंटू 40, 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपका निकल जाएगा। उसके बाद लेंथ जो है, लेंथ आपको 0.75 मीटर में दी है, आपने इसको mm में लेना है, तो वो आपको कन्वर्ट करने आती है। 0.75 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, 750 mm हो जाएगी। अब हमें निकालना है डेल L1। डेल L1 को निकालने के दो तरीके हैं, जो बुक पे लिखा हुआ है वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये शॉर्टकट मेथड है। डेल L1 का फार्मूला आप याद रखिए, डेल L1 का फार्मूला है सिग्मा 1 L1 अपॉन ई। ये कहाँ से आता है ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो सिग्मा 1 L1 अपॉन ई, उसके बाद सिग्मा जो होती है, स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर है, लोड पर यूनिट एरिया के बराबर। तो इसने सिग्मा को रिप्लेस करके लोड पर यूनिट एरिया लिख दिया। L1 अपॉन ई जो है, L1 इसकी लेंथ है और ई हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सारी वैल्यूज को पुट किया। लोड हमारा 120 था, हमने 120 को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। 1000 हमने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि किलो न्यूटन है, हमने किलो की जगह पे 1000 लिख दिया। उसके बाद लेंथ हमारी जो है वो 750 mm हमारे पास आ गई है। एरिया हमने 1600 निकाला हुआ है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि ये ब्रास है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी 1 × 10⁵ है। सब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.56 mm। तो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स को भी निकालना है। लेकिन इसको करने का जो दूसरा तरीका है, बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज होंगे। जिन्होंने पहले क्वेश्चन निकाले उनको तो याद है, जिन्होंने नहीं निकाले उनको मैं बता दूं कि ये इन्होंने एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जो कि ड्राइव करके आया है। ये पीछे भी मैंने समझाया था, तो जिनको नहीं याद वो देख लो। एक्चुअल में इन्होंने हुक्स लॉ लगाया हुआ है। आपका हुक्स का लॉ क्या कहता है? हुक्स का लॉ कहता है कि हमारी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस हमारी सिग्मा के बराबर होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा ई के बराबर है, स्मॉल ई के बराबर है। स्ट्रेस जो है हम उसको ले सकते हैं, अच्छा, या फिर आप लिख सकते हो स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, यहाँ पे कैपिटल ई आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दो स्ट्रेन के साथ, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस हमारी होती है, अब ध्यान से इस चीज को आप देखिए, दैट इज लोड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारी लोड पर यूनिट एरिया है, दिस इज ई। और स्ट्रेन हमारी होती है चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन डायमेंशन लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से एक चीज निकालनी है, जैसे उसने डेल एल निकालना था, तो इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करते हैं, एल हमारा ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो पी एल अपॉन ए ई जो है वो डेल एल के बराबर आ जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी आप डेल एल निकाल सकते हो, उसने ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया। या फिर आप यहाँ पे पी ए इसकी जगह पे आप सिग्मा ही रहने देते, एल को ऊपर ले आते, तो ये फार्मूला हमारा बनता है सिग्मा एल अपॉन ई के बराबर। तो डेल एल के दोनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपने ये सिग्मा वाला फार्मूला यूज करना है तो फिर आपको पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये था आपका पार्ट ए बी। BC और CD को भी सिमिलरली ही करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये हमारा पार्ट BC है। पार्ट BC को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा पार्ट BC है, BC को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और बोर्ड की तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पार्ट BC हमने वही इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसकी यहाँ पे बनाई हुई है। 100 यहाँ पे लग रहा है, 100 यहाँ पे लग रहा है, तो लोड हमारा जो है दैट इज 100 किलो न्यूटन, ठीक है। एरिया हमारा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो क्रॉस सेक्शन इसका 25 × 25 का, तो एरिया हमारा 625 आ जाएगा। लेंथ L2 जो है वो हमारी 1 मीटर दी हुई है, जिसको हम 1000 mm के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हम mm में ले रहे हैं सारे यूनिट्स को, न्यूटन या mm में ले रहे हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, लोड अंदर की तरफ लग रहा है, तो लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो कितनी डिक्रीज होगी वो हमने निकालनी है, दैट इज आर डेल टू, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन हमारी इंक्रीज इन लेंथ भी हो सकती है, डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स उस पर टेंशन लग रही है या कंप्रेशन लग रही है। तो यहाँ पे हमारी टेंशन लग रही है, इसलिए यहाँ पे हमारी कंप्रेशन लग रही है, इसलिए डिक्रीज होगी लेंथ, जो बॉडी की लेंथ है वो कम होगी। कितनी कम होगी? डेल L2 फॉर्मूला लगा लेते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया हुक्स लॉ लगा के ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और इस फॉर्मूले को जब एक्सपेंड करते हैं P2L2 अपॉन A2E बनता है। इसमें आप सारा वो डाल दो, सेकंड लोड जो है P2 लोड हमारा 100 किलो न्यूटन था, तो 100 × 10⁻³ लिख सकते हो, या 100 × 1000,
और उसके बाद L2 लेंथ हमारी सेकंड जो है वो 1000 है, तो यहाँ पे 100 इंटू 1000 इसने लिखा हुआ है। उसके बाद A2 एरिया हमारा जो है वो है 625 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बुक के अंदर दी हुई है ब्रास की, दैट इज 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इस सभी को जब हम इसमें डाल देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो डिक्रीज इन लेंथ है, कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है, 1.60 mm हमारी लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। अब हम थर्ड पार्ट को निकालेंगे और फिर हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में निकली हुई जो डिफॉर्मेशन है उस सारी डिफॉर्मेशन का अलजेब्रिक सम करके देखेंगे, तो पता लगेगा कि टोटल हमारी जो बॉडी है उसमें कितना चेंज आया है। तो अब ये है थर्ड पार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए इसको देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज पार्ट DC नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और दोबारा से वो सामने रख लो, क्वेश्चन को देख लेना, इसका क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो ये है हमारा पार्ट BC सॉरी। और पार्ट BC में आपका ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन आपको ये यहाँ से दिख रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये वाला पार्ट है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 30 इंटू 30 करके हमारा 900 mm स्क्वायर निकल जाएगा। L3 लेंथ 3 जो थर्ड इसकी वो दी हुई है लंबाई, वो है 1.2 मीटर के बराबर। मीटर को mm में कन्वर्ट कर दो, 1200 mm हमारा निकल जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द CD की लंबाई कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी क्यों? क्योंकि बढ़ेगी क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ लग रही है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। 160 जो है बाहर की तरफ जा रही है, यानी टेंशन लग रही है, टेंशन खिंचाव लग रहा है। खिंचाव का मतलब होता है जब हम किसी चीज को खींचते हैं, रबड़ को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। यहाँ पे भी इसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी वो निकाल रहा हूँ, वो फॉर्मूला हमने लगाया σ3, यानी स्ट्रेस को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड वाली लेंथ, और उसको डिवाइड कर दो E के साथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। फॉर्मूले को खोल दिया, P3L3/A3E। ये मैंने आपको जो हुक्स लॉ समझाया अभी पीछे, उसमें मैंने बता दिया आपको कैसे ये खुलता है क्या। P3 जो है वो लोड है, जो थर्ड वाला लोड है, दैट इज 60 किलो न्यूटन। L3 जो है वो लंबाई है इसकी, A3 जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और E जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तीनों पार्ट में सेम चीज ही लगाई हमने, पुट कर दो, निकला 2.13। अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, जो जो डिफॉर्मेशन इनमें हुई है उनका एल्जेब्रिक सम लेना। नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक सम? एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जो चीज पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में लेना है, और जो चीज नेगेटिव में है उसको नेगेटिव में लेना है। अब पहला पार्ट हमारा, क्योंकि उसमें इंक्रीज इन लेंथ थी, टेंशन लग रही थी, खिंचाव लग रहा था, तो लेंथ बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज इन लेंथ। दूसरे पार्ट में क्योंकि कंप्रेशन थी और वो चीज दबाव लग रहा था, तो बॉडी जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, उसकी लेंथ जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। और तीसरे में दोबारा से टेंशन नहीं लग रही है, खिंचाव लग रहा है, तो तीसरे में भी इंक्रीज ही हुई है लेंथ। तो पहले वाले को अगर मेरे को टोटल डेल एल निकालना है, टोटल कितना चेंज हुआ है बॉडी में, दैट विल बी इक्वल टू डेल L1। जो पहली लेंथ है उसमें वो पॉजिटिव में रखी, दूसरी वाली नेगेटिव में क्योंकि वो डिक्रीज थी, और तीसरी को दोबारा से पॉजिटिव में रखा। तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया, हमारी टोटल लेंथ जो है 1.09 mm जो है इलोंगेशन हमारी निकल गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक और एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जहां पे कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, और या फिर स्क्रीन पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।